Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। देखिए एमपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते समय हमने डिस्कस किया था कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है कि आप मेजर लॉज पर फोकस करें, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो एमपी के लोकल लॉज हैं उसके ऊपर भी आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। सो हम अपने चैनल पर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स, एंड इन सभी नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 9, 10 एंड सेक्शन 11 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर देखिए आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड आई डू सजेस्ट कि आप सभी वीडियोस को लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में देखें। सो हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन 9, दैट इज रिगार्डिंग नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। रेंट में बढ़ोतरी के लिए नोटिस दिया जाना। देखिए जब हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 8 के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट लॉफुल इंक्रीज, कि किस तरह से रेंट को लॉफुली इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं कि लैंडलॉर्ड एकदम अचानक से टीनेंट के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा किराया बढ़ा दिया, अब तुम मुझे इतना किराया दोगे। सो दिस विल बी वेरी हार्श ऑन द टीनेंट, कि उसको पहले से नॉलेज नहीं थी, उसको एकदम से लैंडलॉर्ड आकर के कहता है कि मैंने पैसे बढ़ा दिए हैं और अब तुम बढ़े हुए इतने पैसे मुझे दो, देन दिस विल बी वेरी हार्श। तो सेक्शन 9 जो है वो क्या करता है, टीनेंट के राइट को, टीनेंट को सिक्योर करता है, एंड लैंडलॉर्ड के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज की गई है कि यदि लैंडलॉर्ड इस तरह से रेंट को इंक्रीज कर रहा है तो लैंडलॉर्ड को क्या करना होगा, पहले 30 डेज का नोटिस एक जो है वो टीनेंट को देना होगा। कितने दिन पहले, 30 डेज पहले, 30 दिन पहले मकान मालिक को नोटिस देना होगा इस बात का कि मैं इस तरह से रेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। सो सेक्शन 9 डील्स विद नोटिस। एंड आप कैसे याद रख सकते हैं, सेक्शन 9 जब आप 9 लिखते हैं, 9 स्टार्ट्स विद एन एंड नोटिस ऑल्सो स्टार्ट्स विद एन। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार देखिए एग्जाम में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है वो रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड फ्रेम हो सकता है, कि 30 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। ये जो नोटिस की हम बात कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सबसेक्शन 2 इसी बारे में बात करता है कि द नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग। ये नोटिस लिखित में होना चाहिए, उस नोटिस के ऊपर लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर्स होने चाहिए, या लैंडलॉर्ड अपने बिहाफ पर किसी अन्य पर्सन को भी कह सकता है कि तुम इसके ऊपर साइन कर दो। तो रिटन में ये नोटिस, साइन किया हुआ नोटिस टीनेंट को सर्व किया जाएगा। किस तरह से सर्व किया जाएगा, या तो लैंडलॉर्ड खुद जाकर के टीनेंट को पर्सनली वो नोटिस दे सकता है, मकान मालिक किराएदार के पास जाकर के उसको नोटिस दे दे कि लो इस तरह का ये एक नोटिस है, इसको पढ़ लेना, या फिर बाय पोस्ट वो दिया जा सकता है, या उसके किसी फैमिली मेंबर को ये नोटिस सर्व किया जा सकता है, सर्वेंट को नोटिस सर्व किया जा सकता है। एंड यदि इन सभी मेथड्स में से किसी भी मेथड से नोटिस सर्व नहीं किया जा पा रहा है, देन ऐसे सिचुएशन में जो भी वो एकोमोडेशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जिस एकोमोडेशन को लेट आउट किया गया है, उस एकोमोडेशन के किसी कॉन्स्पिक्वस पार्ट पर, कॉन्स्पिक्वस पार्ट इज बेसिकली कि सपोज जो एकोमोडेशन है उसका बाहर कोई दरवाज़ा है, उस दरवाजे के ऊपर नोटिस को चस्पा किया जा सकता है, तो इस तरह से भी नोटिस को सर्व्ड माना जाएगा कि टीनेंट को नोटिस दे दिया गया है। ओके, तो यहाँ से आपसे जो मेन 2 क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इन प्रीलिम्स रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड, रिगार्डिंग कि नोटिस जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, एंड ऑल्सो इन मेंस यदि कभी बार होता है कोई शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट में आपसे रिगार्डिंग द मोड्स, व्हाट इज़ द मोड ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। Okay, next we come to section 10, that is rent controlling authority to fix the standard rent. Rent controlling authority standard rent को fix करेगी। कब करेगी, किस तरह से करेगी, सेक्शन 10 में हम इस बारे में
पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, स्टार्टिंग से आप इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, देन आई आस्क यू 2 क्वेश्चंस कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को एंड स्टैंडर्ड रेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। जब आप डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर इन्हें डिफाइन किया गया है, एज वेल एज किन पर्टिकुलर सेक्शंस को हमें उन डेफिनेशन क्लॉज के साथ पढ़ना है। सो डू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखवाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप वीडियो को अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो यदि एग्जाम में सेम ये क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, एंड कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ओके, सो हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 10 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड और टीनेंट। यदि मकान मालिक या किराएदार, उन दोनों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हम एकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड रेंट है उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या जो रेंट है हम बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से लॉफुल हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में या तो लैंडलॉर्ड या टीनेंट कोई भी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है कि हम चाहते हैं कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारे लिए स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करे या लॉफुल इंक्रीज को डिसाइड करे। ओके, देन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक रीजनेबल अमाउंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट इज कि यदि जो एकोमोडेशन है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ये एकोमोडेशन है, सपोज ये वो एकोमोडेशन है जिसको रेंट पर दिया गया है, लेकिन जो टीनेंट है उसने क्या किया, इस एकोमोडेशन के छोटे से कुछ पार्ट को सबलेट कर दिया। सबलेट इज बेसिकली कि जब जो टीनेंट है वो किसी और पर्सन को लेट आउट कर देता है, कि सपोज लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टीनेंट को दिया, और टीनेंट ने क्या किया, किसी अन्य पर्सन को लीज पर लेट आउट जो है वो कर दिया अगर एकोमोडेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। तो यदि एकोमोडेशन को सबलेट किया गया है, कि यदि जो किराएदार है वो भी किसी अन्य पर्सन को किराए पर दे देता है, देन ऐसी सिचुएशन में जो सबलेट वाला पार्ट है उसके लिए भी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट को डिसाइड कर सकती है। उस सबलेट वाले पार्ट के लिए भी डिसाइड कर सकती है कि क्या स्टैंडर्ड रेंट होगा। नेक्स्ट इज यदि जो स्टैंडर्ड रेंट है वो डिटरमिन नहीं किया जा पा रहा है एज पर सेक्शन 7, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, वो ये देखेगी कि जो ये एकोमोडेशन है जिसके बारे में हमें स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करना है, वो एकोमोडेशन किस लोकल सिचुएशन में, किस लोकेलिटी में सिचुएटेड है, उसकी आसपास की स्थिति क्या है, या उस एकोमोडेशन की क्या कंडीशन है, क्या वो अच्छी स्थिति में है, उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, किस तरह की कंडीशन उसकी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट को डिसाइड कर सकती है। एंड जो ये स्टैंडर्ड रेंट की हम बात कर रहे हैं बार बार कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करेगी, तो ये जो स्टैंडर्ड रेंट है ये डिसाइड किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यहाँ से देखिए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। आपसे यहाँ से टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होगा कि कितने टाइम के लिए ये स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया जाएगा। सो दिस इज 12 months. Next, the rent controlling authority shall fix the standard rent in an unfurnished state of accommodation. जो भी accommodation है उसको यदि वो पूरी तरह से खाली था, ऐसे ही उसको अगर let out कर दिया गया, तो उस unfurnished स्थिति में रेंट क्या होगा, प्लस अगर लैंडलॉर्ड कोई फर्नीचर भी सप्लाई करता है टू द टेनेंट, तो ऐसी सिचुएशन में उस फर्नीचर के लिए क्या एडिशनल चार्जेस, क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस टेनेंट को पे करने होंगे, ये सब चीज़ें रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है। सो स्टैंडर्ड रेंट के साथ साथ यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो मकान मालिक है उसने कुछ फर्नीचर भी सप्लाई किया है टू द टेनेंट, तो ऐसे सिचुएशन में उस फर्नीचर के लिए भी एडिशनल चार्जेस वसूले जा सकते हैं।
नेक्स्ट, अब देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट के बारे में, लेकिन जो ये स्टैंडर्ड रेंट है ये कब से इफेक्टिव होगा, किस डेट से इसे इफेक्टिव माना जाएगा? सो द डेट विल बी स्पेसिफाइड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब डिसाइड करेगी कि ये एक अमाउंट है स्टैंडर्ड रेंट का जो कि हमने डिसाइड कर दिया, तो उसी समय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक डेट भी स्पेसिफाई करनी होगी कि हम इस पर्टिकुलर डेट से ये रेंट अप्लाई होगा। ओके, एंड जो भी ये डेट होगी, यहाँ पर अगेन आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि जो भी डेट डिसाइड की जाएगी बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की थी उस एप्लीकेशन से 30 डेज पहले की नहीं होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन 30 डेज से रिलेटेड फ्रेम होगा इन योर एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्पफुल हो सकते हैं। कंप्यूटर, इम्पॉर्टेंट जीके एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 11, अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन, फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। इंटरिम रेंट का देखिए क्या मतलब है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में जब आपने एप्लीकेशन लगाई, उस एप्लीकेशन की पेंडेंसी के दौरान, देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि आज आपने एप्लीकेशन लगाई और आज के आज ही रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसाइड कर दे कि इतना अमाउंट ऑफ रेंट होगा या इतना लॉफुल इंक्रीज होगा। कुछ ना कुछ टाइम तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी लगेगा। तो जब तक जो है एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, उस पेंडेंसी के दौरान रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, वो एक इंटरिम रेंट, इंटरिम इज बेसिकली मीनवाइल, कि जब तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग है तब तक के लिए एक इंटरिम रेंट या फिर एक इंटरिम लॉफुल इंक्रीज को डिसाइड किया जा सकता है कि आरसीए एक नोटिस निकाल दे कि इस तरह से जो टेनेंट है, हम ये डिसाइड करते हैं कि जो किराएदार है वो मकान मालिक को इतना इंटरिम रेंट पे करेगा, जब तक हमारी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए इतना अमाउंट हम डिसाइड कर देते हैं। सो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है दैट इज रिलेटेड टू इंटरिम रेंट। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंटरिम रेंट को डिसाइड करने की पावर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को किस सेक्शन के अंदर दी गई है। ओके, देखिए हम जल्द ही एक इस तरह का वीडियो भी लाएंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। अभी तक के जो भी एमपी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उन सभी में हम एक साथ सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आएंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से पढ़ना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर देखिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है सो यू कैन हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, आप अपना चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आप हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, बिकॉज नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सेक्शन 12 को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेक्शन 12 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम, दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।